What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का। इसमें हम लोग करंट अफेयर, स्टैटिक क्वेश्चन और यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहां पर कवर करेंगे। देखिए, आप लोग अगर इस लेक्चर का फायदा उठाने चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आंसर देखिएगा, तभी आप लोगों को इससे फायदा होने वाला है। और एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर है, यानी कि आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए और मॉर्निंग में आप लोगों का शेड्यूल सही करने के लिए लेक्चर स्टार्ट किया गया था ये। और मॉर्निंग में कोशिश किया कि जो जल्दी से जल्दी उठकर इसको देखें मेरे साथ में, ताकि शाम तक आप लोग अपने शेड्यूल को प्रॉपर वे में फॉलो कर सकें। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आप लोगों से पूछा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो ये था यहाँ पर टंगलिया सोल। टंगलिया सोल यहाँ पर गुजरात के अंदर इसको जीआई का टैग दिया गया था, रजिस्टर किया गया था 2007 में, और ये एक हैंडीक्राफ्ट के एरिया में आता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों ने कई और सारी चीजों का नाम सुना होगा पर्टिकुलर एरिया में। अपने अपने राज्य में अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अपने राज्य के कौन से जीआई टैग हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक लिस्ट पकड़िए और बनाकर सारे एक लिस्ट पर उसको दीवार पर चिपका दीजिए। इसी के साथ में रिसेंटली जो जीआई टैग मिले हैं 2018 में और 19 में अब तक, उनके भी आप लोगों को तैयारी होनी चाहिए, यानी कि जो रिसेंटली मिले हैं और आप लोगों के राज्य के। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। आज का जो आप लोग जीआई टैग का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर वारंगल दरीज। तो इसको भी रिसेंटली अभी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो आप लोगों को पिक्चर देखनी है सबसे पहले जाकर इसकी कि कैसी दिखती है ये, दूसरा किस स्टेट के अंदर आती हैं, तीसरा कब रजिस्टर की गई हैं और किस टाइप की कैटेगरी में रजिस्टर की गई है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि आप लोगों को जाकर कवर करने हैं। पिक्चर, स्टेट, रजिस्टर कब किया गया है और किस टाइप में रजिस्टर किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं। देखिए, लेक्चर को बनाने में काफी मेहनत लगती है। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कंप्लीटली यूटिलाइज कीजिए, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब कुछ मतलब, ये कई सारे बच्चे सोचते हैं कि पैसे देकर ही अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो वो भ्रम आप लोग माइंड से निकाल दीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए लेक्चर को। ठीक है, आइए बात करते हैं आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। बोला गया कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जिसको आप लोग एनएफएसए भी बोलते हैं, ये जो फैमिली है वो कवर करता है बिलो पॉवर्टी लाइन, और उन्हीं को यहाँ पर ये सब्सिडी फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है। क्या स्टेटमेंट सही है, जानेंगे अभी। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड, जिसकी एज 18 या फिर उससे ऊपर हो, वो हेड होती है इस स्कीम को एक तरीके से आगे चलाने के लिए। यानी कि फैमिली की हेड जो बनाया गया है वो एक महिला को बनाया गया, ताकि जो एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट भी यहाँ पर हो सके। क्या ये सही है स्टेटमेंट, अभी देखेंगे। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टिंग मदर, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, उसके लिए बोला गया कि लगभग 1600 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6 महीने तक उसको और उसके बाद दी जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखेंगे एक एक करके। पहला आंसर है 1 और 2, दूसरा है 2 ओनली, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है यहाँ पर डी ओनली। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं है, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब देखते ये है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, उसको एलिमिनेट कर फिर करेक्ट आंसर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने काफी लंबे समय से इसको फॉलो करके चल रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह को, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि पहले बोला गया था कवर करना है काफी बड़े सेक्शन को पॉपुलेशन के, और फिर बोला गया था कि अलग अलग गांव वाले एरिया से अलग और फिर जो अर्बन वाला एरिया, शहर वाला एरिया है, उससे अलग कवर करने की बात की गई थी। तो कितना कितना पोर्शन कवर करने की बात की गई थी? तो 50% तो यहां पर जो शहर में लोग रहते हैं उनको कवर करने की बात की गई थी, और 75% गांव में जो लोग रहते हैं उनको कवर करने की बात की गई थी। और ये टारगेटेड स्कीम थी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई क्राइटेरिया रखा गया था, ऐसा कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं था। 5 किलोग्राम के हिसाब से यहां पर ये पर फैमिली को देने की बात की गई थी। सॉरी, पर फैमिली नहीं, पर पर्सन 5 किलोग्राम ये देखने को मिला। 5 किलोग्राम पर मंथ पर पर्सन। इस तरीके से अगर फैमिली में 5 पर्सन है तो आप लोग बोल सकते हैं कि 25 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा कि पर पर्सन को। ओके, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट हो गई वो यहाँ पर गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर पहली स्टेटमेंट गलत होती है तो ये आंसर जो हो गया आप लोगों का ये भी गलत हो गया, और ये आप लोगों का ए और सी दोनों गलत हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये बोला गया कि एल्डेस्ट वुमेन या फिर 18 साल से ऊपर की जो महिला है उसको फोकस दिया जाता है। क्या सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर कि लैक्टिंग मदर के लिए यहाँ पर 1600 कैलोरी पर डे, 1600 नहीं था, ये 600 कैलोरी पर डे के हिसाब से बोला गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई। और 2013 का ये एक्ट था, न्यूज में कई बार रहता है घुमा फिरा कर, इसे क्वेश्चन 2013 के एक्ट से पूछा गया कब, 2018 में। तो ये मत सोचिए कि आप लोगों से 1 साल के ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे। कई बार आप लोगों से जो इशू काफी लंबे चले हुए आते हैं उनसे भी आप लोग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये उसी तरीका एक इशू है जो कि काफी लंबे समय तक चला हमारी कंट्री में, तो क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलता हूं।
हम लोग डेली जीआई टैग के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। इंडिया ने एक लॉ बनाया जिसको बोला गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये जो एक्ट था इसके हिसाब से हमारी कंट्री में जीआई का टैग दिया जाता है, जो कि जब भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज लगती है कि जीआई का टैग देना चाहिए तो उसको इसी एक्ट के तहत जीआई का टैग दिया जाता है। आखिर वर्ल्ड लेवल पर इससे रिलेटेड जो एक तरीके से खाका तैयार किया गया जिसके बेस पर हम लोगों ने ये लॉ बनाया, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये काम किया? तो देखिए यहाँ पर जो बात आती है ये आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई का टैग दिया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि उस कंट्री में पर्टिकुलर उस राज्य के अंदर उस गांव में ये चीज फेमस है या फिर उस शहर में ये चीज फेमस है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया का नाम वहां पर कनेक्ट हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर ट्रेड भी करना है आगे चलकर, उसको आसानी से ट्रेड किया जा सके और पर्टिकुलर एरिया में उसका फायदा उठाया जा सके और उसके बेस पर कोई प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन न किया जा सके। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी को जीआई का टैग दिया गया है और उसका जब रैपर होगा वहां पर उस पर लगेगा कि जीआई टैग इसको मिल चुका है, तो इससे क्या रहेगा उसका डुप्लीकेशन न हो, ताकि पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ये पैदा किया जाता है बनाया जाता है वहां पर लोगों को फायदा हो सके ग्राउंड लेवल पर। तो इसीलिए यहां पर आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये अभी रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये बात की जा रही है XENON जिनोन एक्सपेरिमेंट, या फिर ये है यहाँ पर जिनोन 1T लिक्विड यूज किया जाता है जिनोन एक्सपेरिमेंट में। तो ये किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये है क्वेश्चन। पहला बोला गया यहाँ पर फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स डार्क मैटर। इसके देखिए यहाँ पर डार्क मैटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर स्टेराइल न्यूट्रॉन्स और चौथा यहाँ पर हिग्स बोसन पार्टिकल, ठीक है, तो जिसको गॉड पार्टिकल भी बोला गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पर? तो आंसर है यहाँ पर डार्क मैटर। डार्क मैटर एक तरीके से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मैटर माना जाता है, यानी कि आप लोग कुछ भी इमेज कर लीजिए कि सोचिए कुछ माइंड में, हाँ हाइपोथेटिकल कोई आप लोग कोई एक तरीके का कि हाँ क्या होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ इस तरीके से, मतलब ना हवाई जहाज है ना कुछ है, जिस तरीके से पुराने टाइम में लोग उड़ा करते थे, हनुमान जी जाया करते थे, हम भी ऐसे उड़ रहे हैं। तो कोई भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिससे बना ले, एक ऐसा ही हाइपोथेटिकल डार्क मैटर है। डार्क मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ है जिसको ये माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स का 85% यानी कि लगभग 85% जो हमारे यूनिवर्स का है वो डार्क मैटर है। ये बात नॉर्मली मानी जाती है। तो इसी के तहत यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च करने की बात की गई और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इटली में, अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में डार्क मैटर है क्या। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स से पूछा गया ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेटमेंट है इसके अंदर कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया में जो राज्य गवर्नमेंट होती है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है कि वो नॉन कोल माइन जो है उसका ऑक्शन कर सके। यानी कि नॉन कोल का मतलब जो कोयले से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आयरन ओर वगैरह हो गया या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट हो गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। या फिर गोल्ड माइन हो गया, क्या ये सही है? दूसरी बात बोली जा रही है आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास में अगर देखा जाए कोई भी गोल्ड माइन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है राजस्थान के पास में आयरन ओर है, तो ये बोला गया है, ठीक है, आयरन ओर माइन है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1 and 2, दूसरा है 2 and 2 ओनली, तीसरा है 1 and 3 और चौथा है डी ओनली। तो कहने का मतलब ये तीनों तो सही नहीं है। अब कौन सा सही है यहाँ पर? तो पहले ऑप्शन में बोला गया कि ये पावर नहीं है, तो थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। आंसर हो गया यहाँ पर डी, यानी कि जो बोला जा रहा है लास्ट वाला राजस्थान वाला, वो आंसर सही है, यानी कि राजस्थान के पास में आयरन ओर है। बाकी दोनों गलत है यहाँ पर, वो समझ लेते हैं गलत कैसे है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें मिनरल्स माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2015 का जो एक्ट आया, उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि नॉन कोल माइंस जो कि ऑप्शन की जाएगी वो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, जिस गवर्नमेंट के या जिस राज्य के अंदर वो पाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, यहाँ बोला गया नहीं पाया जाता है कि वो नहीं करेगा राज्य गवर्नमेंट, तो राज्य गवर्नमेंट ही करेगा। झारखंड की बात की जाए और इसके बाद में आप लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर गोल्ड माइन आप लोग देखते हैं, यहाँ पर गोल्ड माइन पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सोनपत वैली आप लोग देखते हैं। ये कई सारे एरिया यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर गोल्ड माइन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में। झारखंड की बात की जा रही है। इसी के साथ में सुबर्णरेखा जो लेक है यहाँ पर सैंड पाया जाता है, उसमें भी कई बार पाया जाता है कि रेत में यहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, तो ये बिल्कुल झूठी स्टेटमेंट हो गई। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश में भी रत्नागिरी और इसी के साथ में अनंतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती हैं। राजस्थान में आयरन और डिपॉजिट पाया जाता है, जयपुर, उदयपुर या फिर यहाँ पर ये है झुंझुनू, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तीसरी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई, तो आंसर डी हो गया। यूपीएससी 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं,
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आप लोगों से, और ये थोड़ा सा फोकस देने वाली बात होती है अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं। पूछा जा रहा है लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी कि जो क्लोज टू दिल्ली है वो लॉन्गिट्यूड के क्लोज में कौन सी सिटी है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या फिर पुणे। तो आंसर आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आंसर हो गया ए, बेंगलुरु। क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली से सीधी आप लोग रेखा खींचिए, ये लॉन्गिट्यूड हो गया सीधा यहाँ पर। तो कौन सी पास में है, ये ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, ये नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, इधर आप लोग औरंगाबाद देखते हैं। एग्जैक्ट इस पॉइंट पर कौन है, ये है बेंगलुरु। यानी कि ऊपर से अगर आप लोग ऐसे किसी धागे में एक पेंडुलम बांधकर आप लोग उसको ऐसे लटका देंगे तो सीधा यहां पर बेंगलुरु के सर पर जाकर पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी यहां पर, ये बेंगलुरु के ऊपर जाएगी। तो ये इसके लॉन्गिट्यूड में यहां पर ये आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, इसके बारे में। तो ये जो है यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ओके, इनके बारे में, लाइंस के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता ही होगा। खैर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो ये ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने अगर नॉर्मली एनसीईआरटी भी देखी होगी ना, तब भी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि एनसीईआरटी वगैरह आप लोग पढ़ते रहा करो, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों का बेस तैयार करने के लिए। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बात की जा रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, तो जिसको NIIF भी बोला गया है। नेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और किसी भी तरीके का ढांचा तैयार किया जाएगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा यहाँ पर, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। एम है यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट, खासकर ग्रीनफील्ड वाले। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर कुछ भी बेस नहीं है, आप लोग सब कुछ वहां पर जाकर नया बनाते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ग्राउंड फील्ड किसको बोलते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें थोड़ा सा वहां पर ढांचा होता है, उसके ऊपर जाकर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पहली बात की जा रही है। NIIF ये स्टेब्लिश किया जाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, अंडर सेबी रेगुलेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो आंसर है यहाँ पर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन। तो आंसर हो गया इसका नन, कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है, ये ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ पर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रीन फील्ड या फिर कोई सा भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट आता है, दोनों के लिए फंड प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये सेबी की रेगुलेशन के अंडर में नहीं है, ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ताकि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई जा सके और अवेलेबिलिटी यहाँ पर रिसोर्सेज लोगों के पास में हो। तो एक तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, ये किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, से भी कई बार यहाँ पर न्यूज में रहती है उसकी वजह से। ओके, आगे बढ़ता हूं, आंसर हो गया डी। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक टर्म के बारे में जो कि काफी न्यूज में थी और द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। ये है अल्टीमा थुले, ये न्यूज में था, आखिर ये है क्या। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ये है कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस मिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ISA के लिए यहाँ पर सप्लाई की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर न्यू प्लैनेट डिस्कवरी बाय नासा, तीसरी स्टेटमेंट है नासा न्यू मार्स लैंडर, चौथी स्टेटमेंट है ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन द क्यूपर बेल्ट। ये है स्टेटमेंट। तो आंसर क्या है इसका, आइए समझ लेते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है डी, यानी कि जो है आप लोगों के सामने ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन द क्यूपर बेल्ट। ये एक तरीका ऑब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत यहाँ पर ये पूरा अभी न्यूज में था। ये नासा का जो न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा यहाँ पर इसका पता लगाया गया है। फर्स्ट ह्यूमैनिटी जो एवर विजिट किया था प्लूटो 2015 में, ये वही मिशन है जिसके द्वारा इसका पता लगाया गया है। और ये जो अल्टीमा जो थुले हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से लोकेशन आप लोग देखते हैं पहले क्यूपर बेल्ट, ये नॉर्मली हमारा सोलर सिस्टम हो गया। अगर बीच में देखेंगे प्लूटो ऑर्बिट, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये हो गया नेपच्यून ऑर्बिट। इसके बाहर वाला जो रीजन होता है इसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अब यहां पर क्या बात की जा रही है, इसके अंदर क्या बात की जा रही है, एक बार इसके ऊपर आप लोग नजर डाल लीजिए। ये जो अल्टीमा थुले हैं यहाँ पर, ये क्यूपर बेल्ट के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पर क्यूपर बेल्ट के पास में, और यहाँ पर सोलर सिस्टम से आउटसाइड में है, बियॉन्ड द अवर सोलर सिस्टम और नेपच्यून से भी। इसी के साथ में लगभग 30 किलोमीटर का डायमीटर इसका इरेगुलर शेप का देखने को मिलता है, जैसे आप लोग यहाँ पर इरेगुलर शेप इसकी देख रहे हैं यहाँ पर। और इसको कोल्ड क्लासिकल भी बोला जाता है। जो अल्टीमा थुले हैं यहाँ पर, ये क्यूपर बेल्ट के पास में, इसको ओल्ड क्लासिकल भी बोला जाता है। और ये इंक्लिनेशन यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इंक्लिनेशन अलग अलग है। यहाँ पर जो क्यूपर बेल्ट है ये इसका अलग तरीके का है, यहाँ पर जो प्लूटो वाला ऑर्बिट है वो एक अलग है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से चक्कर काटते हैं। आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, ठीक है ना, तो शक्तिमान के जो इस तरीके से यहाँ पर वो रहता है चक्र वाला, वो आप लोगों ने देखा। तो अलग अलग शेप, अलग अलग एक प्लेन में वो चलने वाली चीजें होती हैं, तो उसको इस तरीके से कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन क्यूपर बेल्ट, ये है यहाँ पर इसका आंसर, जो कि आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने सफर किया है, यानी कि बहुत सारे लोगों की जान गई है, भूखमरी की वजह से मारे गए हैं, या किसी और रीजन की वजह से यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिली, आपस में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आपस में ही यहाँ पर सिविल वॉर देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जान गई। तो ये कंट्री के नाम है आप लोगों के सामने, एंगोला या फिर जाम्बिया, ये दो कंट्री है, एंगोला एंड जाम्बिया। दूसरा है मोरक्को एंड ट्यूनीसिया। तीसरा है वेनेजुला एंड कोलंबिया, यमन और साउथ सुडान। ये कंट्री है, इनमें से आप लोगों को पेयर बताना है उसका कि कौन सा आंसर सही है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पर डी। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग काफी, अगर पिछले कुछ 70 सालों में 20 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं 4 कंट्रीज में काफी खतरनाक लेवल पर पहुंचे, और ये बोली गई है जो अकॉर्डिंग टू द FAO, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से रिपोर्ट आई है ये। और ये FAO है क्या, ये है फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर कहां पर है, चलिए इसका जाकर आप लोग आंसर सर्च कीजिएगा, हेडक्वार्टर कहां पर है ये, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग देख सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ये बोला गया यमन, नाइजीरिया, साउथ सुडान और सोमालिया, ये कंट्री ऐसी है जहां पर लार्जेस्ट स्केल में जो लोग हैं परेशान रहे, फ्रस्ट्रेट रहे, बहुत सारे लोगों की जान भी गई, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये है यमन और साउथ सुडान, ठीक है। कहां पर ये कंट्री, एक बार लोकेशन देख लीजिए, फिर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे एक्चुअल में। ये देखिए यहाँ पर, ये यमन में तो काफी लंबे समय से हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था कि यमन के अंदर क्या कंडीशन चल रही है। यमन के अंदर यहाँ पर सऊदी अरेबिया बम्बार्डमेंट कर रहा है और यूएसए ने अभी इसको सपोर्ट करने से भी मना किया है। तो ये वही यमन है जिसकी कैपिटल सना है। इसी के साथ में साउथ सुडान अगर आप लोग देखेंगे, ये है यहाँ पर सुडान और नीचे हो गया साउथ सुडान। 2011 में ये कंट्री डिवाइड हो गया था, काफी लंबे समय तक यहाँ पर गृह युद्ध भी चला और आज की डेट में भी यहाँ पर हालत जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये है 2 एग्जैक्ट लोकेशन। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स है और कई बार न्यूज में भी रहता है। बोला जा रहा है एक कमेटी के बारे में, उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है। पार्लियामेंट के अंदर की कौन सी यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनी करती है कि जो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं या रूल बनाए जाते हैं या कोई भी किसी तरीके की डायरेक्शन दी जाती है, क्या वो उसके दायरे में आती है। इसको स्क्रूटनी किसके द्वारा की जाती है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर बोला जा रहा है, एक कमिटी ऑन गवर्नमेंट और एश्योरेंस, दूसरा है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल कमिटी और इसी के साथ में बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका बी, यानी कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये जो कमिटी है इसका गठन किया गया था 1953 में। टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं बोथ द हाउसेज के इस कमेटी के अंदर। तो ये यहाँ पर देखती है किस तरीके से यहाँ पर क्या इसके हाथ में पावर है ये सब चीजें करने की, तो ये इसके द्वारा पूरा काम किया जाता है। तो बी हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, आंसर हो गया यहाँ पर बी। आइए आगे चलते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी अगर आज के डेट में महान बनी है तो वो ऐसे ही नहीं बनी है, काफी कुछ उसने अपनी लाइफ में देखा है, काफी कुछ जाना है, तब जाकर वो इंसान उस पोजीशन पर पहुंचा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात किया जा रहा है जिसके द्वारा माजनी, इसके अलावा यहाँ पर गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, अलग अलग पर्सनैलिटी की बायोग्राफी लिखी गई है। और इसी के साथ में कुछ लंबे समय तक वो यूएस में भी रहे हैं और इलेक्टेड भी हुए हैं यहाँ पर सेंट्रल असेंबली के लिए। उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो कौन है ये पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी है यहाँ पर लाला लाजपत राय, यानी कि आंसर है सी। देखिए अगर कोई आप लोगों को लीडरशिप की क्वालिटी किसी अंदर के पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है, एक तो उसके अंदर डेफिनेटली चीज पाई जाएगी कि वो किताबें पढ़ने का कीड़ा है इंसान, यानी कि एक तरीके से किताबें पढ़ना उसको अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। महात्मा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, बहुत कुछ आप लोग इनसे सीख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का द हिंदू का, जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर ये कंप्लीट पैकेज आप लोग कर लेते हैं, यानी कि आप लोगों का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मॉर्निंग में नोटिफिकेशन नहीं आता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबाइए तो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक या फिर टेलीग्राम सबसे सुगम साधन है जहां पर आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, वीडियो आती है यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है। कई बार तो प्रीमियर लगाकर भी पहले आप लोगों को लिंक मिल जाता है। तो टेलीग्राम सबसे सुटेबल और सुरक्षित साधन है जहां पर आप लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है, रिवीजन करते रहिए, टाइम मिले तो लोगों को पढ़ाते भी रहिए जब भी आप लोग किसी को पढ़ाने का टाइम मिले। पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से आप लोग का जो जोश होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, तभी आप लोग पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।